हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम डेनियल डुबो और मैग्नस कार्लसन के बीच की है, जो अभी हाल फिलहाल मई में हुए फिडे ऑनलाइन स्टेनिट्स मेमोरियल टूर्नामेंट के 9th राउंड में खेली गई थी। यहाँ फ्रेंड्स ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। मैं मैग्नस कार्लसन को एंड गेम का बेहतरीनतम खिलाड़ी मानता हूँ। अगर आपको एंड गेम में पॉन मूवमेंट समझनी है या रुक प्लेसमेंट देखनी है तो मैग्नस कार्लसन की गेम को ही फॉलो कीजिए, लेकिन डेनियल डुबोव ने इस गेम में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एंड गेम को हैंडल किया है। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की डेनियल डुबोव ने नाइट F3 के साथ। तो नाइट F6 यहाँ मैग्नस कार्लसन ने किया। C4 G6 नाइट C3, तो बिशप G7 स्क्वायर पर किंग्स इंडियन डिफेंस फ्रॉम मैग्नस कार्लसन। बिशप E4 देन D6 D4, तो इसके बाद मैग्नस कार्लसन ने यहाँ कैसल किया। बिशप D3 स्क्वायर पर देन बिशप G4, नाइट को यहाँ पिन किया। तो इसका मतलब कभी ना कभी यहाँ इस D4 पॉन पर प्रेशर शायद बन सकता है, तो इसीलिए शायद डेनियल डुबोव ने आपने बिशप को पहले ही E2 स्क्वायर पर प्लेस कर दिया। नाइट एट F गोज़ टू D7, और शायद फ्रेंड्स आपको ध्यान होगा कि मैं इसी प्रेशर के बारे में कह रहा था। बिशप E3, तो E5 D5, कोई ज़रूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की। देन A5 यहाँ कार्लसन ने किया, तो नाइट गया D2 स्क्वायर पर ऑफरिंग बिशप एक्सचेंज, जिसे यहाँ कार्लसन ने एक्सेप्ट किया। बिशप टेक्स D2, क्वीन टेक्स D2, देन F5 F3, तो नाइट A6 स्क्वायर पर। वैसे अगर वाइट यहाँ चाहे तो मेरे ख्याल से F5 में पॉन एक्सचेंज हो सकते हैं। मान लो अगर यहाँ वाइट करता है E टेक्स F5, तो G टेक्स F5 या रुक टेक्स F5 वट एवर इट इज़, और इसके बाद मेरे ख्याल से वाइट के लिए सही समय होता कैसल करने का, और गेम काफ़ी बैलेंस्ड वे में आगे चल। लेकिन डेनियल डुबोव ने अभी इसी पॉइंट पर कैसल किया, वो भी लॉन्ग साइड। द नाइट एट A गोज़ टू C5, तो किंग गया B1 स्क्वायर पर A4, और यहाँ ये A पॉन जो आगे पुश हो चुका है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो A3 यहाँ डुबोव ने किया, और ऑब्वियस है कि यहाँ ये बी पॉन इतने आराम से आगे नहीं पुश हो सकता। रुक F7, देन E टेक्स F5 G टेक्स F5 G4, और फ्रेंड्स इस G4 मूव के बाद मेरे ख्याल से तो कार्लसन को F टेक्स G4 कर देना चाहिए था। F टेक्स G4 होता, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस लेवल पर हम लोग खेलते हैं शायद ये हम ही करते, क्योंकि यहाँ ये रुक एक बार G फाइल में आ जाए और अगर बीच में कोई पॉन ना हो तो हम बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं इस पोजीशन को खेलने में। क्वीन F6, यहाँ मान लो ब्लैक करता भी तो बिशप टेक्स C5, नाइट टेक्स C5, नाइट एट D गोज़ टू E4, नाइट टेक्स E4, नाइट टेक्स E4। गेम यहाँ भी इक्वल होती, कोइन पर अटैक होता, कोइन कहीं भी हट सकती थी। क्या फ्रेंड्स, आइए वही देखते हैं जो इस गेम में होता। यहाँ कार्लसन ने किया था क्वीन F6, तो G टेक्स F5, क्वीन टेक्स F5 चेकिंग है A2 स्क्वायर पर, देन क्वीन C2, और यहाँ क्या किसी तरह का कोई टेक्टिकल एडवांटेज मैं क्या कहूँ मिल सकता है क्या? शायद मिल सकता हो, लेकिन डुबोव ने यहाँ पहले किया रुक C1, क्वीन पर अटैक बनाया तो क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, और यहाँ कार्लसन ने क्वीन एक्सचेंज ऑफर दिया, जिसे यहाँ डुबोव ने एक्सेप्ट किया। क्वीन टेक्स D3, नाइट टेक्स D3, देन रुक एट C गोज़ टू G1, और जिस बात को मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हम लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं किंग के ओपन फाइल में होने की वजह से। नाइट एट 7 गोज़ टू C5, देन रुक G3 स्क्वायर पर, और रुक के G3 स्क्वायर पर आने का मतलब शायद यही होगा कि वाइट यहाँ अपने रुक को E4 स्क्वायर पर ले जाने वाला है। किंग H8 यहाँ पहले कार्लसन ने किया, तो रुक एट H गोज़ टू G1, देन बिशप F6, नाइट एट D गोज़ टू E4, ऑफरिंग नाइट एक्शन, जिसे यहाँ कार्लसन ने एक्सेप्ट किया। नाइट टेक्स E4, नाइट टेक्स E4, और यहाँ प्रेशर तो इस बिशप पर है, लेकिन उससे पहले कार्लसन ने अपने नाइट को F4 स्क्वायर पर रख कर एक थ्रेट दी दोनों रुक्स पर फॉग लगाने की। तो इसी कारण से डुबोव को यहाँ करना ही पड़ा बिशप टेक्स F4, E टेक्स F4, देन रुक G4 स्क्वायर पर। कुछ देर के लिए प्रेशर है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो रुक एट A गोज़ टू F8, किंग गया B1 स्क्वायर पर B6, किंग C2, देन बिशप E7 स्क्वायर पर, किंग D3, तो बिशप F6 स्क्वायर पर। और कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद कार्लसन कुछ डिलेड मूव खेल रहे हैं। रुक एट 1 गोज़ टू G2, यहाँ इस B2 पॉन पर अटैक बनाया, तो अब मेरे ख्याल से तो सही समय था कार्लसन के लिए अपने बिशप को E5 जैसे किसी स्क्वायर पर प्लेस करने का। लेकिन कार्लसन ने यहाँ H6 किया, और H6 करने के बाद जब रुक G6 स्क्वायर पर पहुँचा तब कार्लसन ने यहाँ किया बिशप G7, रुक E6, और अब इस सब प्रोसेस में डुबोव अपने इस रुक की पोजीशन को काफ़ी स्ट्रांग कर गए हैं। किंग H7, तो नाइट C3 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स इस नाइट के C3 स्क्वायर पर आने के बाद खैर सबसे पहले तो यहाँ इस A4 पॉन पर अटैक बन रहा है। बिशप टेक्स C3,
किंग टेक्स C3। और अगर मैं यहाँ पोजीशन वाइज बात करूँ तो वाइट मुझे बेटर लग रहा है बिकॉज ऑफ हिज किंग पोजीशन। यहाँ ये किंग C3 स्क्वायर पर कहाँ कहाँ जा सकता है आपको ये नज़र आ ही रहा होगा। वैसे मेरे ख्याल से जिस तरह से गेम आगे बढ़ी थी, कार्लसन का यहाँ एक छोटा सा माइनर ब्लंडर, मैं कहूँगा ब्लंडर नहीं, छोटी सी गलती है। कार्लसन ने यहाँ किया था रुक G7। शायद उन्हें यहाँ रुक को G8 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए था। रुक टेक्स G8 होता, किंग टेक्स G8 होता और फिर किंग B4। और आप देख सकते हैं कि ब्लैक का ये रुक सही स्क्वायर पर होता इस गेम को संभालने के लिए। लेकिन कार्लसन ने यहाँ रुक को G7 स्क्वायर पर किया, तो इसके बाद यहाँ डुबोव को मौका मिला रुक टेक्स G7 चेक करने का। किंग टेक्स G7 जब हुआ तो रुक E7 चेक के बाद यहाँ ये C7 पॉन खत्म। वैसे कार्लसन चाहते तो रुक को F7 स्क्वायर पर लाकर इस प्रॉब्लम से बच सकते थे, लेकिन अगर यहाँ ऐसा होता भी है तो डुबोव यहाँ रुक एक्सचेंज कर लेते। रुक टेक्स F7 होता, चेक होती, किंग टेक्स F7, किंग B4 स्क्वायर पर, और वाइट का एक किंग काफ़ी अच्छे पोजीशन पर होता। यहाँ ये अगले 2 मूव बाद C7 पॉन को आराम से ले सकता और उसके बाद यहाँ इस D6 पॉन को। अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो ब्लैक के पास अब 2 रास्ते होंगे, या तो वो एग्रेसिव खेले, अपने किंग को भी सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करे, या फिर अपने किंग को इस C7 पॉन की डिफेंस पर लेकर जाए। लेकिन अगर ऐसा यहाँ ब्लैक करने की कोशिश करेगा तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत देर तक ब्लैक इस गेम को संभाल पाएगा। ब्लैक यहाँ अपने किंग को F6 स्क्वायर पर ही रखना पसंद करेगा। किंग B5 होगा, किंग E5, और फिर आप देख सकते हैं कि अगले 2 मूव में यहाँ ये C7 पॉन जाएगा और ब्लैक यहाँ अगले 2 मूव में C4 पॉन को लेगा, और फिर उसके बाद वाइट D6 पॉन को हटेगा और ये पॉन क्लियर पासर होगा। तो रुक को बीच में रखना भी ज़्यादा सेफ नहीं है ब्लैक के लिए, तो ब्लैक ने यहाँ किया किंग F6, रुक पर अटैक बना तो रुक टेक्स C7 पॉन तो आखिर उन्हें मिल ही गया है। रुक E8, और यहाँ कार्लसन की प्लानिंग है उस रुक की डैमेज मिनिमाइज़ करने की कोशिश करने की। रुक D7, तो अब मेरे ख्याल से तो कार्लसन को अपने किंग को E5 स्क्वायर पर लेकर आ जाना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ से ऐसा होता है तो ये रुक कम से कम यहाँ इधर E3 स्क्वायर पर नहीं आ पाएगा। पर कार्लसन ने यहाँ पहले किया रुक E3 चेक, तो किंग के लिए D4 स्क्वायर है ही। रुक टेक्स F3, देन रुक टेक्स D6 फिर चेक। प्रॉब्लम ये है कि डुबोव जो भी पॉन ले रहे हैं वो एक चेक के साथ आ रहा है। किंग F5 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स B6, और यहाँ डुबोव ने अपने 2 क्लियर कट पासर्स बना लिए हैं। डुबोव के पास यहाँ एक मूव पहले ऑप्शन थी इस H6 पॉन को लेने की, लेकिन 2 कनेक्टेड पासर्स को एक साथ लेकर जाने का मज़ा ही कुछ और है। वैसे अब मेरे ख्याल से कार्लसन रुक को S3 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन को कंसिडर कर सकते थे, और वे भी यहाँ अपने 2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासर्स निकालने के बारे में सोच सकते थे। लेकिन कार्लसन ने यहाँ अपने रुक को F1 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन रुक B8, रुक D1 चेक, तो किंग के लिए C5 स्क्वायर है ही, देन F3, रुक F8 चेक, किंग E4 स्क्वायर पर, देन D6। और अब कार्लसन क्या कर सकते हैं, व्हाट अबाउट दिस H पॉन मूवमेंट, ये भी शायद ठीक थी, लेकिन कार्लसन ने यहाँ अपने रुक को D2 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन किंग C6, रुक टेक्स H2 D7, रुक D2 स्क्वायर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, D8 इक्वल्स क्वीन, यहाँ डुबोव करेंगे ही करेंगे, और किया भी। रुक टेक्स D8, रुक टेक्स D8, देन H5, और फ्रेंड्स यहाँ ये 2 पासर्स अब किसी काम के नहीं है, काफ़ी दूर हैं क्वीन बनने से। C5, देन H4, किंग B5, F2, और फाइनल मूव था यहाँ डेनियल डुबोव का रुक को D1 स्क्वायर पर ले जाने का। और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद मैग्नस कार्लसन ने रिज़ाइन कर दिया, रिज़ाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कम से कम यहाँ ये F पॉन तो प्रमोट होने वाला है नहीं क्वीन पर। उससे पहले वाइट यहाँ अपने C पॉन को ज़रूर क्वीन प्रमोट कर लेगा। किंग F3 स्क्वायर पर जाएगा भी तो C6 यहाँ वाइट करेगा ही करेगा। किंग E2 रुक पर अटैक बनेगा तो रुक H1 स्क्वायर पर आ जाएगा। F1 इक्वल्स क्वीन, रुक टेक्स F1, किंग टेक्स F1, देन C7, और ये पॉन क्वीन बनने से सिर्फ और सिर्फ 1 कदम की दूरी पर होगा, और वहीं ब्लैक का पॉन क्वीन बनने से अभी काफ़ी दूर है। फ्रेंड्स, मैं जब भी मैग्नस कार्लसन की गेम को देखता हूँ तो उनकी एंड गेम के लिए ही देखता हूँ। रुक पोजीशनिंग, पॉन मूवमेंट उनकी कमाल की होती है, लेकिन डेनियल डुबोव ने यहाँ कमाल का गेम खेला, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। लेकिन डेनियल
लेकिन डिनेल्ड लेकिन डिनेल्ड